हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है समानता के आयाम। तो आज हम डिस्कस करेंगे समानता के आयाम के बारे में कि समानता के कितने प्रकार हैं, समानता कितने प्रकार की होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि समानता क्या है, समानता की परिभाषाएं भी कुछ बताई हैं। तो आप इससे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए जानते हैं समानता के प्रकार। समानता के 4 आयाम हैं, यानी कि समानता 4 प्रकार की होती है। पहली कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो चलिए अब हम इन्हीं को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो पहले प्रकार की समानता है हमारी कानूनी समानता। कानूनी समानता को हम 2 भागों में बांटकर जानने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कानून के सम्मुख समानता और दूसरा पार्ट होगा हमारा कानून का समान संरक्षण। तो चलिए पहला जान लेते हैं कि कानून के सम्मुख समानता का अर्थ क्या है। मतलब कानून के सामने समानता। कानून के सामने समानता का मतलब है कि कानून जो भी कचहरी होती है, हमारे जो भी न्यायालय हैं, उन सभी में सामाजिक वर्गों को यानी कि सभी नागरिकों को समान समानता मिले। इसका मतलब है कि सभी समान व्यक्तियों के बीच समान कानून होना चाहिए और समान रूप से ही उसको लागू करना चाहिए और समान रूप से ही व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कानून को गरीब, अमीर या फिर सामंती और खेतीहार, पूंजीपति और कामगारों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं और कानून में अधिकारों और कर्तव्यों की समानता, यानी कि कानून के तहत सभी के कानून जो होगा वो सभी के जीवन और शरीर का समान रक्षा करेगा और कानून का उल्लंघन करने पर सभी को समान रूप से दंड मिलेगा। कानून के सामने समानता का जो एक्चुअल अर्थ है वो ये है कि कानून प्रबंध में समानता, मतलब जो कानून है हमारा, उस कानून में समान, वो कानून सबके लिए समान हो, चाहे वह गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इस सब से कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको कानून समान मिलेगा। कानून के सामने समानता का जो एक्चुअल अर्थ है वह ये है कि कानून प्रबंध में समानता का मतलब जो है वो कानून है, जो कानून हमारा है वो समान हो सबके लिए, चाहे वह गरीब नागरिक हो या फिर अमीर हो, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए समान होगा, सबके लिए बराबर होगा। कानूनी समानता में कहा जाता है कि लोग कानून के सामने समान हों, लेकिन फिर भी जो हमारे निर्णायक गण हैं, जो न्यायाधीश हैं, वह भ्रष्ट या पक्षपाती हो सकते हैं, वो किसी एक पक्ष की तरफदारी कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि कानून के सामने समानता लानी है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि जो हमारे न्यायाधीश हैं उन पर राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, वो राजनीतिक दबावों से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, उन पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो, तभी वह निष्पक्ष न्याय कर सकते हैं। जब ऐसा होगा तो कानून के सामने समानता अपने आप ही आ जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण का मतलब है कि जो कानून है वो सबका समान रूप से संरक्षण करेगा, हर नागरिक का। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि जो समान संरक्षण का अर्थ ये है कि तर्कसंगत परिस्थितियों के आधार पर कुछ भेदभाव किए जा सकते हैं। मतलब इसको हम भेदभाव तो नहीं कहेंगे, इसको निश्चय हम विभेद कहेंगे। जैसे कि कानून में कुछ विशेष परिस्थितियों में भेदभाव किया जा सकता है, मतलब कि समानों के लिए समान कानून और असमानों के लिए असमान कानून। यह बात भारतीय संविधान के संदर्भ में बड़ी अच्छी तरीके से समझाई गई है। जैसे कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण होती हैं, उन्हें कुछ सीटों का रिजर्वेशन दिया जाता है, और जो छात्र होते हैं हमारे उनको भी कुछ छूट दी जाती है, और जो पिछड़े लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी आरक्षण हम लोग देते हैं। तो ऐसे कुछ आरक्षण हैं जिनको, मतलब कुछ लोगों को विशेष अधिकार हो सकते हैं, लेकिन ये युक्ति संगत है, मतलब वो इसीलिए उन्हें
बराबर लाने के लिए हमने उन्हें आरक्षण दिया है, ताकि वो सुविधाएं पाकर बराबरी कर सकें हमारी। तो ऐसी स्थिति में कानून क्या करता है कि उनकी रक्षा करता है, उन्हें उनका विकास करने के लिए वो कुछ विशेष सुविधाएं देता है। लेकिन इसको हम भेदभाव नहीं कहते हैं। भेदभाव का मतलब ये होता है, अगर हम उनको जन्म के स्थान पे या उनके रंग से या फिर उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, इन सब के आधार पर अगर हम कुछ भेदभाव करेंगे कि ये इस जाति का है तो इसको कानून की जो सुविधाएं वो कम मिलेंगी, या ये इस स्थान से बिलोंग करता है तो इसको ये कानून की सुविधाएं कम मिलेंगी, अगर हम ऐसा भेदभाव करेंगे तो इसको हम कानूनी असमानता कह सकते हैं। लेकिन कुछ स्थिति है जिसमें हम रिजर्वेशन देते हैं, उसमें हम समानता ही कहेंगे, उसको हम असमानता नहीं कह सकते। कानूनी समानता के बारे में बताते हुए J.R. लूकास लिखते हैं कि कानून के सामने समानता का अर्थ है कि कानून के सामने समानता का अर्थ जरूरी नहीं कि यही हो कि कानून समान रूप से व्यवहार करेगा, बल्कि यह निश्चय करता है कि कानून हर व्यक्ति की पहुंच में होगा। मतलब कोई व्यक्ति इतना छोटा नहीं होगा कि वह कानून की शरण भी ना ले सके, और कोई व्यक्ति इतना बड़ा भी नहीं होगा कि वह कानून के प्रति जवाबदेह ना हो। यानी कि हर व्यक्ति न्यायालय से मदद लेने के लिए जा सकता है और हर व्यक्ति को कानून मानने पड़ेंगे, मानने के लिए वह बाध्य भी होगा, और न्यायालय भी जो है वो निर्णय लेंगे तो वो निष्पक्ष रूप से लेंगे, बिना भेदभाव के लेंगे। तो दूसरे प्रकार की समानता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि राजनीतिक दृष्टि से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। राजनीतिक समानता जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं से और जो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक समानता के लिए सबसे बड़ी मांग जो है वो ये है कि एक व्यक्ति एक वोट, मतलब एक व्यक्ति का एक वोट हो और सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार हो, इसमें कोई भेदभाव ना हो। यही राजनीतिक समानता का मूल सिद्धांत है। राजनीतिक समानता जो है वो वोट देने के अधिकार से जुड़ी हुई है, चुनावों में खड़े होने के अधिकार से, और जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा पर किए जाने वाले भेदभाव के बिना जो सार्वजनिक पद होते हैं उनको रखने से जुड़ी हुई है राजनीतिक समानता। व्यक्ति कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा हो उसकी, सबको बिना भेदभाव के राजनीति में भाग लेने का अधिकार हो। लेकिन जो पागल हैं, अपराधी हैं, दिवालिया हैं और जो बच्चे हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब नागरिक को 18+ होना चाहिए, तभी उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। अगर हम लिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे राजनीतिक मामलों में महिलाएं कम होती हैं, उनकी भूमिका जो है वो बहुत ही कम होती है। संसद में महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम है, इसलिए कहा जाता है कि लिंग पर बिना भेदभाव के राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। यही राजनीतिक समानता है। अब हम जान लेते हैं कि राजनीतिक समानता पर लास्की के क्या विचार हैं। लास्की के अनुसार राजनीतिक समानता का अर्थ हुआ है प्राधिकार जो यह यत्न करता है कि सत्ता अवश्य ही लोकतांत्रिक शासन नियमों के अधीन हो। यानी कि वह अधिकार जो ये कोशिश करता है कि सत्ता जो होती है वो अवश्य ही लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होती है। पर हाल के वर्षों में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक समानता जो है वो सिद्धांत इतना सरल नहीं है जितना कि इसका उदारवादी बताता है। तो ये है हमारी राजनीतिक समानता। अब तीसरे प्रकार की समानता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ ये है कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से समानता दी जाए। यहाँ पर आर्थिक समानता का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन मिले, उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, उससे प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान जैसे जो न्यूनतम और बुनियादी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, तभी हर मनुष्य अपना विकास कर सकता है। 20वीं शताब्दी में मानवता के आर्थिक पहलू को और उसको सुनिश्चित करने के साधनों के लिए एक गहरी चिंता देखी गई थी। समाजवादी समाज के द्वारा भी और उदारवादी व्यवस्था के भीतर भी, इन दोनों के बीच में
जो आर्थिक पहलू है समानता का, उसके बारे में चिंता हुई थी। शुरुआती उदारवादी जो थे वो आर्थिक समानता से अर्थ ये बताते थे कि किसी के व्यापार अथवा व्यवसाय को चुनने की समानता हो, उसको बिना जाति के, बिना धर्म के या फिर उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बिना देखे ही उसको व्यवसाय और व्यापार चुनने का अधिकार हो। मतलब उसकी जाति जो है वो कोई भी हो, या उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, उसकी भाषा कोई भी हो, उन सब से परे रहकर व्यवसाय चुनने की समानता हो उसमें। जो रूसो हैं उन्होंने समानता को परिभाषित करते हुए कहा है कि समानता से अर्थ है कि शक्ति और समृद्धि ही हर व्यक्ति के लिए ज़्यादा या कम ना हो, और ना ही कोई व्यक्ति या नागरिक इतना अमीर हो कि वो दूसरे को खरीद सके, और ना ही कोई व्यक्ति इतना गरीब हो कि वो स्वयं को बेचने पर मजबूर हो सके। आर्थिक समानता का जो संबंध है वो वस्तुओं के आवंटन से है, वस्तुओं के बंटवारे के बारे में है कि सबको वस्तुएं मिलें, बराबर वस्तुएं मिलें। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर गरीब आदमी को एक रेखा तक लाना है, बराबरी तक लाना है, तो कानून के माध्यम से और समाज सेवाओं के माध्यम से उनको लाभ देकर, जैसे कि न्यूनतम वेतन, कर छूट, बेरोजगारी और हित लाभ और मुक्त स्कूली पढ़ाई जो होती है वो, या फिर छात्रवृत्ति बांट करके हम उनको एक निश्चित रेखा पर ला सकते हैं। लास्की के अनुसार आर्थिक समानता जो है वो बहुत बड़ी एक अनुपात समस्या है। लास्की ने कहा था कि जो आर्थिक समानता है वो सबसे बड़ी एक अनुपात परेशानी है। इसका मतलब ये था कि व्यक्ति को ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए जिनके बिना उसका जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। जैसे कि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव किए उसे रोटी खाने को मिलना चाहिए और उसे रहने के लिए एक घर मिलना चाहिए, बिना भेदभाव किए। अब तीसरे प्रकार की समानता है सामाजिक समानता, यानी कि हर नागरिक को समाज में समानता मिलनी चाहिए। सामाजिक समानता जो है वो हर व्यक्ति के लिए उसके विकास के लिए अवसर की समानता से संबंध रखती है। इसका अर्थ है कि जाति, धर्म, मत, भाषा, प्रजाति, लिंग, शिक्षा आदि पर आधारित जो सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं उनको खत्म करना। सामाजिक समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिले, उस पर जाति, धर्म, भाषा, प्रजाति इन सब के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और समाज में हर व्यक्ति को समान माना जाए। लिंगों की समानता के उदाहरण को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि देखो, पुरुषों और स्त्रियों के बीच जो शारीरिक और जो मनोवैज्ञानिक जो भेद है, ठीक है, जो डिफरेंस है उन दोनों में, उसके बाद भी इस प्रकार का ना अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि जो महिलाएं हैं वो समझने में या फिर व्यापार क्षमता में या फिर निर्णय लेने का जो है पुरुषों से कम है, वो कम नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार से केवल बनावट अलग होने से हम भेदभाव नहीं कर सकते। इस प्रकार के भेदभाव को गलत स्थान दिया जाता है, गलत माना जाता है इस प्रकार के भेदभाव को। सामाजिक समानता में कहा जाता है कि समान काम के लिए समान वेतन। इसका मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं को समान यानी कि बराबर वेतन दिया जाना चाहिए समान काम के लिए। ठीक है, अगर वह पूरी तरीके से समान काम कर रहे हैं तो जैसे एक ही काम को पुरुष भी कर रहा है और उसी काम को स्त्री भी कर रही है, तो बराबर वेतन मिले उन दोनों को, कोई भेदभाव ना हो कि यह महिला है तो कम देंगे इसको पुरुष से, और ये पुरुष है तो इसको ज़्यादा देंगे, इस प्रकार का लिंग भेदभाव ना हो। सामाजिक समानता जो है वो जो सामाजिक गतिशीलता में मदद करने के एक समान आधार शैक्षणिक संस्थानों यानी कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनकी अपनी मर्जी पर निर्भर करती है। ये तो एक ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा सामाजिक भेदभाव होते हैं। कैसे? देखो, सभी जो उदारवादी देश है ना, वहाँ पर शिक्षा जो होती है वो सामाजिक वर्गों की मर्जी से ही संगठित की जाती है, और जो शैक्षणिक अवसर होते हैं
यानी कि मौके होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो धन और संपत्ति और पद स्थिति से जुड़े होते हैं। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे समाज के जो सारे वर्ग, जैसे कि अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग जो होते हैं, और जो गरीब जनसाधारण होते हैं, इन सब के लिए ना अलग अलग विद्यालय होते हैं, है ना। उन प्रतिष्ठित विद्यालय में जहाँ पर समाज के धनवान वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, वहाँ पर ना लड़कों को कहा जाता है कि तुम अपने आप को ना शासक वर्ग का समझो, चाहे फिर वो राजनीति का क्षेत्र हो या फिर प्रशासन का हो या फिर व्यापार का हो। और दूसरी तरफ ही जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षा जो ज़्यादातर सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, जो सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर सदा से ही और अभी तक, ठीक है, एक सस्ती शिक्षा दी जा रही है। वहाँ पर शिक्षा में कोई भी सुधार नहीं है, और उन बच्चों को ऐसी परिस्थिति में पढ़ाया जाता है जहाँ पर अ, खेल के मैदानों की कमी होती है, सही से बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, स्कूल नहीं होते हैं, क्लासरूम्स नहीं होती हैं, पुस्तकें नहीं होती हैं वहाँ पर, और जो प्रैक्टिकल्स लैब होते हैं वो भी नहीं होते हैं, और बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं वो उनको कुछ भी नहीं देते हैं। और वहाँ पर टीचर भी सही से नहीं आते हैं, तो अध्यापकों की कमी होती है वहाँ पर बहुत सारी।